स्टूडेंट, हमने यहाँ से पीछे तक का पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक क्या होता है। इस बारे में हमने आपको क्या है औपनिवेशीकरण क्या होता है। तो आप इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता। और स्थानीय नवाब का मतलब है जो जिस क्षेत्र में जिसका अधिकार था वो, और राजाओं को दबाकर शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया और अपने सारे खर्चों के निपटान के लिए वो राजस्व वसूल किया। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, अपनी ज़रूरत के सामान को सस्ती कीमत पर खरीदते थे। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाते थे, जो कि आप आगे पढ़ोगे नील वगैरह की खेती की जाती थी। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानोगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ पर मूल्य मान्यता पसंद नापसंद रीति रिवाज था, जो तौर तरीके थे, उनमें क्या क्या बदलाव आए थे। जब एक देश पर दूसरे देश के दबे कि इस तरह की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। यानी कि किसी दूसरे देश के द्वारा राजनीति पर, आर्थिक क्षेत्र पर, समाज पर, संस्कृति में बदलाव ला दिया जाता है, तो वो औपनिवेशीकरण होता है। जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि हमारे सारे वर्ग इन बदलावों को एक अनुभव नहीं कर रहे थे। इसीलिए किताब में आप हमारे अतीत यानी कि हमारे कई अतीतों पर केंद्रित नाम यहाँ पर दिया गया है। अब आप देखिए, ये कोई काम की चीज़ नहीं है, आपके पुराने टाइम की बातें ये इसमें बताए। हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास को, पिछले 50 साल के इतिहास लेने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते थे, यानी कि कौन से साक्ष्य या कौन से प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर इतिहास तैयार किया गया है। तो देखिए, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन, यानी कि अंग्रेजों के शासन में जो रिकॉर्ड तैयार किए थे उन्होंने, वो आज के टाइम में हमारे लिए इतिहास है। अंग्रेजों की मान्यता है कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच, हर योजना जांच को साफ साफ जरूर था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरीके से अध्ययन किया जा सकता है और उनके ऊपर वाद विवाद भी किया जा सकता है। ये तो अंग्रेजों के विचार थे और इस समझदारी के चलते हुए उन्होंने ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। यानी कि उन्होंने जो चीज़ें लिखी उनको पढ़ने से हमें उस टाइम की जानकारी मिल जाती है। अंग्रेजों को ये लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना चाहिए, यानी जो जरूरी कागज होते हैं उनको संभाल कर रखना चाहिए। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष बनवाए। तो ये आपका एक अभ्यास का प्रश्न भी बनेगा जो हम आज देंगे आपको। तो उसके तहत ये बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने अभिलेख बनाए थे, क्योंकि उनका मानना था कि सारे दस्तावेज और पत्र को संभाल कर रखना चाहिए। तो संभाल कर रखने के लिए एक विशेष कक्ष होता है जिसको अभिलेख कक्ष बोलते हैं। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर दफ्तर, कमिश्नरी के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सब होते थे। यानी कि जो भी जरूरी कागज होते थे, दस्तावेज होते थे, उनको रखा जाता था। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के अभिलेखागार और संग्रहालय से संस्थान भी बनाए गए थे। तो अंग्रेजों ने ये सब कार्य किए थे अपने पत्रों और को संभाल के रखने के लिए। की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। ये भी हमें इतिहास की जानकारी में काफ़ी मदद करेंगे कि उस टाइम पे किसी एक वायसराय के द्वारा किसी दूसरे वायसराय को या फिर किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे को जो पत्र वगैरह, ज्ञापन वगैरह भेजे जाते थे, तो उन सबको अभिलेखागारों में सुरक्षित रखा गया है। आप वहाँ से जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों के द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव भी देख सकते हैं। तो 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को महत्वपूर्ण नकलें बनाई गई थी। तो ये सब चीज़ें आपने देखी, इन चीज़ों से हमें आसानी से इतिहास की जानकारी मिल जाती है। और ये है आपका भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में जो बनाया गया था वो वाला। तो देखिए,
उन्हें खुशनसीब में माहिर लिखते थे। खुशनसीब का मतलब होता है जिनकी लिखाई काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लिखते हों। खुशनसीबी और सुलेख नवीसी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे, यानी कि जिनकी लिखाई जो होती थी काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती थी। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी और इस तकनीक के सहारे प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई नई बनाई लगी थी। यानी कि कुछ तो पहले लिखने का काम खुशनसीब और सुलेख नवीसी करते थे और उसके बाद में छपाई तकनीक के आ जाने से इन दस्तावेजों की और कई प्रतियां तैयार होने लगी थी। उसके बाद सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, यानी कि अंग्रेज जो थे ना वो सर्वे करवाने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि हमें समय समय पर सर्वे करवाना चाहिए जिससे कि हमें देश की सारी स्थिति का अच्छे से ज्ञान हो जाए। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन महत्वपूर्ण हो गया। अंग्रेजों को विश्वास है कि किसी देश की अच्छी तरीके से शासन चलाने के लिए उनका सही ढंग से जानना, यानी कि उसका सर्वे करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद था 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा भी तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए और गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए, यानी कि हर क्षेत्र का सर्वे किया गया। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, यहाँ से मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय हितैषों, फसलों का पता लगाना, अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी चीज़ों को जानना जरूरी था। यानी कि अगर हमें कहीं पे अधिकार करके रखना है या वहाँ पे शासन करना है तो हमें उस क्षेत्र की हर एक चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल के बाद जनगणना भी होनी शुरू हो गई थी। तो जनगणना भी आपके अंग्रेजों के शासनकाल में ही शुरू हुई थी। जनगणना के लिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, क्षेत्र, किस इलाके में रहते हैं, व्यवसाय क्या कार्य करते हैं, तो वो सारी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वंशपति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण व वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे भी सर्वे किए गए थे। उसके बाद आता है अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, यानी कि सरकार के अधिकारियों द्वारा जो रिकॉर्ड बनाए गए थे उनसे बहुत सी बातें ऐसी थी जिनका हमें पता नहीं चलता, या फिर जो जानकारी उसमें दे रखी थी वो जानकारी सही जानकारी नहीं थी। तो देखिए, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। तो रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार में हम बहुत सी बातों का पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात का नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते कि सारे सरकारी रिकॉर्ड में इनमें से सही पता चल जाता है, यानी कि जो सरकारी रिकॉर्ड है उनमें जो जानकारी है वो सही जानकारी है। सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किस चीज़ में होती थी और बाद में वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे, इन रिकॉर्ड से हमें समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती, यानी कि सारी जानकारी सही नहीं मिलती। देश के दूसरे लोग उस टाइम पे क्या सोचते थे इस चीज़ का सरकारी रिकॉर्डों में कोई वर्णन नहीं होता था, और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी, यानी कि कहीं पे कुछ लोगों ने अगर लड़ाई दंगा वगैरह किया, क्रांति वगैरह की, तो उसका भी सही कारण जो था वो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिलता था। तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, हमें चित्रकारों की सोच का पता चल जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार किया गया सचित्र पुस्तकों में ये तस्वीर कई जगह दिखाई दी और इस तस्वीर के नीचे लिखा था बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। लेकिन आपको पता नहीं होगा शायद 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसमें जो क्रांतिकारी सिपाही थे या जो क्रांतिकारी लोग थे वो लूट खसोट करने वाले नहीं थे, बल्कि वो अंग्रेजों का विरोध करने वाले व्यक्ति थे और वो अपने देश को स्वतंत्र करवाना चाहते थे। तो वो आज़ादी के लिए की गई पहली पहल थी भारतीय जनता की, लेकिन अंग्रेजी अधिकारियों के अनुसार उनको लूट खसोट करते हुए दिखाया गया है। अंग्रेजों की नस्वर नेवीर विद्रोही भारतीय जनता को दुष्ट और बेरहम, और इस विद्रोह के बारे में अध्याय 5 में आप पढ़ोगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में विद्रोह किया था। इसमें से यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, यानी कि उनकी सोच के अनुसार तो वो देशद्रोही लुटेरे थे, लेकिन भारतीय जनता के अनुसार वही विचार
सबसे उत्तम थे कि वो अपने देश के लिए बलिदान दे रहे हैं या देश के लिए क्रांति कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को बनाए रखने चाहते थे। और इस रिकॉर्ड में हमें ये समझने में मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा और अब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश पे निकले हैं, तो उनकी भी कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा सा मुश्किल बात हो जाती है। यानी कि जितना आसानी से हमें सरकारी रिकॉर्ड मिल जाते हैं उतनी आसानी से वो चीज़ें नहीं मिलती। इस लिहाज से लोगों के डायरी, तीर्थ यात्रा, यात्रियों के सहस्मरण यानी कि उनकी याद और महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाले लोकप्रिय पुस्तक वगैरह हैं, वो सब चीज़ों से हमें जनता के मन में क्या था वो बातों का पता चल जाता है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता की बहस होने लगी, तो इन सब चीज़ों से फिर हमें नेताओं व सुधारकों के विचारों का भी पता चला और कवियों और उपन्यासकारों की भावनाओं को भी व्यक्त किया गया। तो इन सब चीज़ों से हमें फिर लोगों के मन के विचार भी दिखने लगे थे। उसके बाद आता है, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों के द्वारा रचे गए हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे और इससे हमें पता नहीं लग सकता कि आदिवासी और किसान या खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़क पे ज़िंदगी बिताने वाले गरीब किस तरह का अनुभव कर रहे थे। यानी कि ये तो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के विचार थे और उससे पहले अंग्रेज़ों के विचार थे। तो अब भी एक वर्ग ऐसा रह गया था जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आगे का हम आपको कल करवाएंगे।